आप सभी को मेरा सादर नमन, प्रणाम। सभाभ्यो नमः, सभापतिभ्यो नमः। इस सभागार में उपस्थित समस्त मेरे भाइयों और बहनों तथा मंच में आसीन मेरे मान्यजन, मैं सब आपके आशीर्वाद से नेपाल और भारत के बीच जो सनातन से चला आ रहा संबंध है, उस संबंध के बारे में कुछ बोलने जा रहा। परंतु इतना ही नहीं कि जो सनातन से चला आ रहा संबंध है उसी पर मैं केंद्रित रहूं। उस सनातन से चले आ रहे संबंध के प्रकाश में, उसके आलोक में हमें वर्तमान को देखना है। हम सिर्फ यह गाते न रहे कि राम और सीता का संबंध ऐसा था, महाभारत काल में हमारा संबंध ऐसा था, रामायण के समय में हमारा संबंध ऐसा था, उपनिषद के संबंध में के समय में हमारा ऐसा संबंध था। यही पर्याप्त नहीं है, इससे आगे हमें जाना है। मैंने देखा है यहां काफी प्रवचन भी हुए हैं, भाषण हुए हैं, उद्घाटन सत्र में बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, लेकिन मैं दो वाक्यों में कहता हूं कि नेपाल और भारत के संबंध के दो प्रमुख आधार। एक प्रमुख आधार है, दोनों देश एक ही सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह स्थायी आधार, यह बदलता नहीं, इसे बदला नहीं जा सकता है। और दूसरा आधार है हमारा व्यवहार, पारस्परिक व्यवहार। हम एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं। हमारे नेपाल में आज 7 प्रदेश हैं, 7 स्टेट्स। यू अंडरस्टैंड, 7 स्टेट्स, 7 प्रदेश हैं। ये 7 प्रदेश जो है भारत के 5 प्रदेशों के साथ में सीमाएं जुड़ती। जैसे हमारा कोशी प्रदेश है, कोशी प्रदेश की सीमाएं सिक्किम के साथ, बंगाल के साथ और बिहार के साथ जुड़ती। बिहार के लोगों के साथ कोशी प्रदेश के लोगों का संबंध है। सिक्किम के लोगों के साथ कोशी प्रदेश के लोगों का संबंध है। उसी तरह बंगाल के लोगों के साथ में कोशी प्रदेश का संबंध है। यह है संबंध, दोनों देशों के बीच का जनस्तरीय संबंध, लोक में आश्रित संबंध। उसी तरह मधेश जो प्रदेश है, मधेश की सीमाएं बिहार से जुड़ती। बिहार और मधेश के बीच का जो संबंध है, जो रोटी बेटी का संबंध जिसे कहते हैं, सिर्फ ये रोटी बेटी का संबंध नहीं है। ये रोटी बेटी एक कहने वाली बात है, कह दिया कि बहुत अच्छा संबंध है हमारा, बहुत अच्छी तरह से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन रोटी बेटी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? रोटी बेटी का मतलब क्या है कि हम इधर वाले और उधर वाले अनाज का ट्रांसफर करते हैं, इधर उधर लेते हैं और रोटी खाते हैं। या वैवाहिक संबंध, शादी विवाह जो है इस तरफ और उस तरफ करते हैं। क्या इतना ही है संबंध हमारा? क्या सीता और राम में ही हमारा संबंध सीमित है? आज की सीताएं और आज के राम
आज के राम और आज की सीताएं, आज की राधाएं और आज के कृष्ण के बीच में कोई संबंध है कि नहीं? इसकी निरंतरता हम कैसे दें? यह है नेपाल और भारत के संबंध के बीच का आंतरिक भावनात्मक संबंध। इसका प्रवर्धन होना चाहिए, इसको और ऊंचाई में लेकर जाना चाहिए। देखिए, दूसरी बातें हैं कि लोग कहते हैं कि पंथ हमारा एक ही है, इस तरफ भी हिंदू है, उस तरफ भी हिंदू है। अफगानिस्तान में एक तरफ मुस्लिम है, दूसरी तरफ भी मुस्लिम है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या संबंध अच्छे हैं? क्या इतना ही आधार है? कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान भारत से दो राष्ट्र बने थे। पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर और यह भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, वह हिंदू प्राधान्यता के आधार पर दो देशों का विभाजन हुआ था। दो देशों में एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिम पाकिस्तान था। दोनों एक ही धर्म मानते थे, एक ही पंथ के अनुयायी थे। लेकिन सन 1947 के बाद 1971 के आते आते इतनी भिन्नताएं हो गई कि दो अलग हो गए, दो अलग राष्ट्र हो गए, एक बांग्लादेश हुआ, एक पाकिस्तान। इसलिए सिर्फ पंथ ही आधार नहीं होता है। पंथ, संस्कृति, सभ्यता ये सहायक कारण होते हैं। हम सिर्फ अतीत को देखकर गुणगान नहीं कर सकते। अतीत यदि हमारे भविष्य के निर्माण में सहायक होता है, इतिहास अगर हमारे भविष्य के निर्माण में सहायक होता है, तो वह सार्थक होता है। अगर हमारा अतीत, हमारा इतिहास भविष्य के निर्माण में सहायक नहीं होता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं आपको नेपाल के बारे में बताना चाहता हूं। नेपाल को आप कैसे पहचानते हैं? नेपाल को आप कैसे जानते हैं? किस प्रकार से जानते हैं कि नेपाल उस तरफ, उत्तर की तरफ है, वहां नेपाली लोग रहते हैं, नेपाली यहां आते हैं, भारतीय वहां जाते हैं, आना जाना चलते रहता है। बॉर्डर में कोई पासपोर्ट नहीं लगता है, वीजा नहीं लगती है, चेहरे मोहरे मिलते जुलते हैं, एक जैसे दिखते हैं। इसीलिए हम एक है। क्या यही पर्याप्त है? एक राष्ट्र जो है भाष्य से बनता है। भाष्य जानते हैं ना, नैरेटिव। एवरी नेशन हैज अ नैरेटिव। राष्ट्र जो है भाष्य से बनता है। और नेपाल का आज का जो भाष्य है, मैं भारत की यहाँ की भूमि पर, हिंदुस्तान की भूमि पर कह रहा हूं, किसी समय यहाँ का भी, हिंदुस्तान का भी भाष्य हुआ करता था, वह वामपंथी भाष्य। नेपाल का आज का राष्ट्रीय भाष्य वामपंथी भाष्य है। और नेपाल के राष्ट्रवाद का आधार भारत विरोध है। अगर कोई सच्चा नेपाली दिखना चाहता है, तो उसको अनिवार्य है कि वो भारत विरोधी दिखे। हम भारत, नेपाल के किसी भी मंच पर, किसी भी समारोह में, किसी भी मैदान में, किसी भी जनसभा में भारत की प्रशंसा नहीं कर सकते। भारत की अगर हम प्रशंसा करते हैं, तो हम भारत पक्ष हो जाते हैं, नेपाल विरोधी बन जाते हैं। इस भाष्य को कैसे बदला जाए, इस पर चिंता होनी चाहिए। सिर्फ वही पहले क्या था, आज रोटी बेटी का संबंध है, इसी का गुणगान अगर करते रहेंगे तो परिस्थितियां और बिगड़ेंगी। परिस्थितियां कभी भी सही नहीं हो सकती।
आपको इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, बौद्धिक इन्वेस्ट करना चाहिए। हमको आपको मिलकर एक नया भाष्य बनाना चाहिए, एक नए भाष्य का निर्माण करना चाहिए। मैं आपको आपकी बात बताता हूं। हिंदुस्तान में 1925 में एक भाष्य का बीजारोपण किया गया। 1925 में बलिराम हेडगेवार जी ने एक भाष्य का बीजारोपण किया। गोलवरकर जी ने इसका प्रवर्धन किया। बाला साहेब देवरस ने इसको राजनीतिक वाणी दी। वो हिंदू समाज में व्यक्त छुआछूत के विरोध में प्रस्तुत हुई। उन्होंने कहा कि यदि छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया में दूसरा कोई पाप नाम का शब्द नहीं हो सकता। इससे हिंदू समाज में विविधता नहीं, लेकिन जो टुटाव था, जो फूट था, उसको पाटने की कोशिश की गई और समग्र हिंदू समाज को एकत्रित करने की भावना जाग उठी। उससे एक नया आंदोलन खड़ा हुआ जिसका प्रतीक आज राम है। राम की स्थापना जो है उस भाष्य से हुई। जब तक आप पूर्व परिभाषित भाष्य का विनिर्माण करके एक नए भाष्य का निर्माण नहीं करते, तब तक उसी पुराने भाष्य के इर्द गिर्द आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। आप हमेशा नकारात्मक ही बोलते रहोगे, हम हमेशा नकारात्मक ही बोलते रहे कि कुछ हुआ नहीं, कुछ कर नहीं पा रहे। आज आप सुनते हो भारत में कुछ हुआ नहीं, कुछ कर नहीं पा रहे। आज भारत की संस्थापना क्या बोलती है, हिंदुस्तान की संस्थापना क्या बोलती है कि हमने ये फला 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 काम किया और 24 में हमें लाओ, फिर हमें 24 में लाओ, हम फला 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 काम करेंगे। मैंने ये काम किया, ये करेंगे। ये नहीं किया नहीं कहते हैं और कहना भी नहीं चाहिए। जो करने वाले होते हैं उनको क्या करना चाहिए, जो करने वाले होते हैं उनको क्या करना चाहिए, फला 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 काम हमने किया और क्या करने जा रहे हैं वो कहना चाहिए। जो नहीं किया उसका वर्णन, उसकी विवेचना, उसके विरोधी करें। स्वयं उसकी विवेचना करने की कोई जरूरत नहीं। मैं थोड़ा सा आपको एक समझाना चाहता हूं। मैंने कहा आपको कि नेपाल हमारा मित्र है, आप कहते हैं, हम भी कहते हैं भारत हमारा मित्र है। भारत हमारा सबसे सगा है, भारत से सगा कोई नहीं है, हम भी कहते हैं। आपको सुनाई नहीं देता? आप यहां कहते हैं, हमें वहां सुनाई नहीं देती। ऐसे समारोहों में हम जमा होते हैं और उसके बाद में 2-3 दिन तक वही प्रवचन हम देते रहते हैं और चौथे दिन हम भूल जाते। क्योंकि याद करने योग्य हम कुछ करते ही नहीं है, हम कुछ कहते ही नहीं है। बस हमारे पूर्वजों ने जो कहा, हमारे पहले वालों ने जो कहा, उसी को हम दोहराते। नई बातें हम नहीं करते। तो नई बातें क्या है, संबंध कैसे अच्छे हो? मैंने कहा आपसे
कि मिथिला या मध्य प्रदेश और बिहार के साथ में संबंध है। उत्तर प्रदेश और लुम्बिनी की सीमाएं जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश और सुदूर पश्चिम की सीमाएं जुड़ी, और सुदूर पश्चिम और उत्तराखंड की सीमाएं जुड़ी। तो जिन देशों के, देखिए मैं इतने प्रवाह से बोला, इतनी तेजी से बोला, मुझे लग रहा था कि जब मैं बोलने शुरू करूंगा 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरा कितना मिनट गुजर गया, 15 मिनट गुजर गया और 5 मिनट बाकी है। तो मेरे को तो 20 मिनट कहा गया था। 2-3 बातें संक्षेप में कहता। हमारे संबंध कैसे अच्छे होंगे, व्यवहारिक। लुम्बिनी प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में सहकार्य हो। यहां जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण होता है, उस औद्योगिकरण का एक पार्टनर जो है वो लुम्बिनी प्रदेश बने। अगर यहां मारुति सुजुकी बनता है, अगर यहां हिंडाई बनता है, अगर यहां किया बनता है, तो उसके कुछ पार्ट्स जो है नेपाल में बने, वहां के लोगों को रोजगार मिले। वहां जो इंडस्ट्री स्थापित होती है उसके शाखाएं इस तरफ हो, इस तरफ के लोगों को रोजगार मिले, आना जाना चलता रहे, आर्थिक संबंध भी बना। आपके यहाँ एक ऑर्गेनिक स्टेट, उसे कहते हैं सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल के साथ काफी भाषिक और सांस्कृतिक हिसाब से एक ही जैसा है। वो जो सप्लाई करता है वो वैश्विक हिसाब से करता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसी लैंडस्केप में, उसी क्लाइमेटिक जोन में हमारे यहाँ तापलेजुंग है, पांचथर है, तेरथुम है। अगर उसी का रेप्लिका हम इस तरफ करेंगे तो उस तरफ जो उत्पादन हो रहा है उसको हम अभी सहयोग करेंगे, तो धीरे धीरे आर्थिक संबंध प्रगाढ़ होते जाए। आप लिख के रखो, पत्थर पे लकीर बना के रखो कि ऐसे समारोहों में हमारे ऐतिहासिक संबंध, हमारे सांस्कृतिक संबंध इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे रहेंगे, रहने चाहिए बोल के जितना भी आप गुणगान करो, इससे वास्तविक रूप में संबंध अच्छे होने वाले नहीं हैं। संबंध तब अच्छे होंगे जब हमारी दिनचर्याएं जुड़ेंगी, जब हमारा आर्थिक संबंध प्रगाढ़ होगा, जब हमारे उत्पादन इस तरफ और उस तरफ हम शेयर करेंगे, साझा करेंगे, उत्पादन में और बाजार की खोजी में, तब जाकर ये जो ऐतिहासिक कारण है ये सहायक हो। मैं अब 2 बातें कह के अपने शब्दों को विराम देता हूं। हमारे देश के बीच में, देशों के बीच में एक संधि है, 1950 ट्रीटी कहते हैं। यह जो ट्रीटी है, यह जो संधि है, इस संधि के आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 के तहत मैं यहां हूं। अगर आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 नहीं होते तो मुझे यहां आने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती। आप जब नेपाल में जाते हो तो अपना देश जैसा क्यों महसूस करते हो, कैसे महसूस करते हो? आर्टिकल 6 और 7 के कारण। Because you are supposed to get national treatment in Nepal and I am supposed to get national treatment in Nepal. ये जो नेशनल ट्रीटमेंट वाला जो
डेफिनेशन है ना, इसको धूमिल होने देना नहीं चाहिए। एक दूसरे के देश में एक दूसरे के नागरिक के समान व्यवहार करने के प्रावधान को सहज बनाना चाहिए। अभी कुछ देर पहले पुष्पा जी ने भी कहा कि अभी बॉर्डर में क्या हो रहा है, जो हमारे अनुभव में नहीं पहले हमारे अनुभव में यह नहीं, धीरे धीरे हैसल्स बढ़ते जा रहे, तकलीफें बढ़ती जा रही, और वो तकलीफ जो है, जो बॉर्डर में जो ट्रीटमेंट होता है, उसका रिफ्लेक्शन जो होता है, उसका प्रतिबिंबन जो होता है, वो उस तरफ हो। और बॉर्डर में जो ट्रीटमेंट उस तरफ से अगर आपको वहां के पुलिस से, वहां के प्रहरियों से मिलता है, उस ट्रीटमेंट का प्रभाव इस तरफ नेपाल विरोधी भावना पनपने में मदद करता है। उसी तरह अगर बॉर्डर में जो ट्रीटमेंट होता है, यहाँ जो नेपालियों के प्रति ट्रीटमेंट होता है, उसका प्रभाव नेपाल पर पड़ता है और नेपाल में भारत विरोध की भावना पनपती है। उसी तरह अगर नेपाल में भारतीयों के साथ में मिस ट्रीटमेंट होता है, तो उसका प्रभाव इस तरफ पड़ता है। अब मैं अगर मैं बोलता ही जाऊंगा तो समय की सीमाएं नहीं रहेंगी, समय की सीमाएं नहीं रहेंगी, हमारे दो देशों की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए अभी सीमाओं को मैं कायम रखते हुए अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।